पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना पर यूक्रेन का काउंटर अटैक। अहम खबर देखिए, यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड ने रूस के कई सैन्य वाहनों को उड़ाया। रूस पर तो खैर ये अटैक चल रहे हैं, रूस इसका जवाब भी दे रहा है। रूस के लिए बड़ा सेटबैक भी अब तक रहा है और अब उसने ये तय कर लिया है कि वो ईस्टर्न यूक्रेन पर ज्यादा फोकस करेगा। वहां चीजों को ठीक से कब्जे में कर लेने के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। जरा सुनिए और महसूस कीजिए यहाँ के हालात। Отак прикордонники працюють, танк, орків, Він на дорозі стоїть. Він розкидає. Відсутні наші там, відсутні. Наша робота горить. Отак прикордонники працюють, танк, орків, और अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का जबरदस्त अटैक। रूस ने बेहद घातक मिसाइलों से यूक्रेन पर किया हमला। बेहद घातक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन जीतेगा नहीं, ना ही रूस जीत पाएगा, लेकिन यूक्रेन इसमें पिसता जरूर चला जाएगा। ये हर दिन खिंचती लड़ाई रूस को जीतने तो नहीं दे रही, लेकिन यूक्रेन को खंडहर जरूर बनाती जा रही है। और ये बात अगर हमें समझ में आ रही है तो ज़ेलेंस्की को या ज़ेलेंस्की के मुल्क के लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही? वेल सर, ज़ेलेंस्की तो अपने आप को एक वॉर हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं उनका स्टैचू लगे, ज़ेलेंस्की चाहते हैं हिस्ट्री बुक्स के अंदर उनका नाम जाए, चाहे लास्ट यूक्रेनियन भी ना बचे। एक बात कही है कि अब हमारी खुफिया एजेंसी में बाहर के लोग भी सर्विस दे सकते हैं। उनको इस बात का अकीदा है, यकीन है कि बाहर के लोग हमारे साथ सॉलिडेरिटी के साथ खड़े हुए हैं। क्या उनका ये सोच सही है? देखिए, उनको ये लगता है कि अगर चीन को छोड़ दें और नॉर्थ कोरिया को छोड़ दें और कुछ मिडिल ईस्ट के देशों को छोड़ दें तो बाकी पूरी की पूरी दुनिया उनको लगता है उनके साथ है, और ये कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बूस्टर है। लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि जो सबसे बड़ी जीत है वो तो अमेरिका की है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो रशिया को इकोनॉमिकली मिलिटरली वीक करने हो, किसी भी तरीके से देखे तो ये जीत अमेरिका की है। वो कभी नहीं चाहेगा ये वॉर। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इसको जरा ध्यान से सोचकर देखिएगा, ध्यान से सोचकर देखिएगा। लोअर स्टूडियो मैं आपको लिए चलता हूं, लेकिन तब तक ये दिमाग लगाइएगा जरा कि इसमें घाटा किसका हो रहा है। घाटा हो रहा है रूस का। 51 दिन तक जंग उसकी खिंच गई है। सैंक्शंस को लेकर खुद पुतिन ये मानने लगे हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। घाटा हो रहा है यूक्रेन का। यूक्रेन हर गुजरते दिन के हिसाब से अपने लोगों को, सैनिकों को लूज कर रहा है। शहर खंडहर बनते जा रहे हैं, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है अमेरिका का। उसके हथियार बिकते जा रहे हैं। ये बात समझिए कि क्या ये सब जो हमको लग रहा है कि इत्तेफाकन होता जा रहा है, एक इंसिडेंट से दूसरी इंसिडेंट हो रही है, लेकिन ये प्लान्ड नहीं है। क्या ये सब कुछ प्लान्ड है? जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्यों इतने सारे लोगों ने उस वॉर सिनेरियो में जाकर चीजों को बदलने की कोशिश की है? यहां जरा समझिए, क्या ये वॉर चेंजर रिवेंज है? और यहां पर जाकर इन बड़े लोगों का यहां पर पहुंचना और यहां सिनेरियो को और उकसाने वाला बनाने वाला क्यों है? यूक्रेन पर रूसी बमबारी के बीच नेटो की तैयारी। मेडिटेरेनियन सी में नेटो के जंगी जहाज तैनात। अमेरिका के घातक E-18 क्रॉलर्स फाइटर ने भरी उड़ान। यूएसएस हैरी ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर भी समंदर में तैनात। ये इस सब के बीच ये ध्यान में रखिएगा कि बेनिफिट किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है। यहां पर देखिए जरा, सबसे पहले ये तस्वीरें याद कीजिए। कीव की सड़कों पर घूमकर, ट्रेन में घूमकर, पोलैंड से जब ट्रेन के रास्ते वो पहुंचे यहां, बोरिस जॉनसन ने बहुत सुर्खियां बटोरी। लेकिन हुआ क्या? यूक्रेन ने कुछ और नुकसान पहुंचाया रूस को, लेकिन रूस ने और ताबड़तोड़ हमले किए यूक्रेन के कई शहरों को और खंडहर में बदला। अब जरा यहां देख लीजिए, बाल्टिक देशों के राष्ट्रपति यहां पहुंचते हैं। और अभी जिसका जिक्र हो रहा था कि यहां पर एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, इनका क्या स्टेक है और ये क्या चाहते हैं, जिस बारे में बहल सर अभी बता रहे थे, उन्होंने भी पहुंचकर यहां पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी तो जरूर देखी और अपनी फोटो खिंचवाई। यूक्रेन में असल में एक वॉर टूरिज्म भी चल रहा है। यहां कार्ल नेमर, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, वो भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी इसी तरीके से एक फोटो आप यहां पर देखा और ये यहां पहुंचकर ये दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन के साथ हम हैं। ज़ेलेंस्की को इसमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमको सॉलिडेरिटी मिल रही है। अभी तक
50 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होकर दूसरी कंट्रीज में जा चुके हैं, अपनी जगह को छोड़ चुके हैं। और खुद यूक्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने वाले लोग 70 लाख से भी ज्यादा हैं। अमेरिकी सांसद यहां पहुंच चुके, और आपको यह भी मालूम है कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भी यहां पहुंच चुकी हैं, मिस उर्सुला। इस सब के बीच हासिल क्या हो रहा है? यह जंग और लंबी चलती जा रही है। वो रूस जो अब तक ये कह रहा था कि अगर आप हथियार मुहैया कराएंगे और सॉलिडेरिटी दिखाएंगे ज़ेलेंस्की के साथ, तो आने वाले दिनों में ये जंग और लंबी खिंचेगी और इससे सीज फायर की कोशिशों पर असर पड़ेगा। वो अब सीधे सीधे कहने लगा है कि आप मदद दे रहे हैं। 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की मदद अभी तक अमेरिका दे चुका है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पैसे तो लगाने भी पड़ेंगे कर्नल सिंह, जो कमाए जा रहे हैं, तभी तो कमाई होगी। अभी देखिए, ये प्लीज आ जाएं सर इधर, यहां मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। प्लीज आप दोनों आ जाएं सर, आइए सर। अब हम लोग आखिरी फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर आप दोनों ही आ जाएं प्लीज। चलिए, मैं आपका पहले ध्यान दिलाना चाहता हूं जर्मनी की तरफ। जर्मनी में क्या हो रहा है, उनके प्रेसिडेंट ने यहाँ आने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसको किसी तरह से यूक्रेन ने नकार दिया। क्यों? एनर्जी इश्यूज को लेके, क्योंकि अभी भी वो रशियन गैस पर डिपेंडेंट है। और उसने बड़ा नकारात्मक इसमें इस युद्ध के प्रति, केवल गैस और एनर्जी नीड्स के कारण वो बोलता है नहीं, अपने चांसलर को भेजिए। ये कैसी कूटनीति हो रही है? उसके अलावा हंगरी भी सब कुछ में आगे है, यूक्रेन के साथ है, लेकिन एनर्जी नीड्स में अभी भी रशिया के साथ है। और ये जो इनका नॉर्ड स्ट्रीम, जो उनका गैस पाइपलाइन है, वो पूरी तरह एक्टिव है। और जिन देशों के थ्रू जा रही है, अभी भी कोई उसमें असर नहीं पड़ा है। 325 बिलियन डॉलर्स का इससे फायदा होगा रशिया का। यहां तक कि जर्मनी ने बोला है कि वो रूबल में नहीं करेगा ट्रेड, लेकिन फिर भी पता चलता है कि वो रूबल में भी ट्रेड हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि असल में ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये उतना आसान है नहीं। इसमें अपने अपने बड़े स्वार्थ छिपे हुए हैं। बहुत सारे कंधे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फायदा किसी और का हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।